नमस्कार, मैं दिनेश पाठक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आज फिर हाजिर हूं करंट अफेयर्स की ताज़ी श्रृंखला लेकर। आज जिन विषयों पर हम बात करेंगे उनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कई बेहद उपयोगी खबरें शामिल हैं। इनमें हम भारत में चीतों की संख्या बढ़ाने की योजना, खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन, देश में खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कोपल टॉय क्लस्टर प्रोजेक्ट, कजाकिस्तान में सत्तारूढ़ सरकार ने इस्तीफा दिया और उत्तर कोरिया द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। आज की करंट अफेयर्स की बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि कोरोना के बढ़ते खतरे और असर को देखते हुए सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, निश्चित दूरी का पालन करें, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। ओमिक्रॉन से बचना है तो सभी जरूरी सावधानियां अपनानी होंगी। चलिए करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं भारत में चीतों की संख्या बढ़ाने वाली योजना से। भारत में आने वाले वर्षों में चीतों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत आने वाले 5 वर्षों में भारत में 50 टाइगर लाए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका या नामीबिया से लगभग 12 से 14 चीते भारत में लाए जाने की योजना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार पर्यावरण मंत्रालय और चीता टास्क फोर्स नामीबिया और या दक्षिण अफ्रीका की सरकारों के साथ सहयोग करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करेंगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 19वीं बैठक में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया योजना जारी की गई। प्रत्येक चीता उपग्रह जीपीएस हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कॉलर से सुसज्जित होगा। चीतों को कॉमर्शियल एयरलाइन या चार्टर उड़ान द्वारा लाया जाएगा। उन्हें मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में ले जाया जाएगा। एनटीसीए दिसंबर 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश पर बनाया गया था, जिसे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा गठित किया गया। WWF के सहयोग से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू किया गया। चीता के बारे में बात की जाए तो चीता का वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जुबेट्स है। वे अफ्रीका और मध्य ईरान के मूल निवासी कहे जा सकते हैं। वे 80 से 128 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने वाले सबसे तेज जानवर हैं। उन्हें IUCN रेड लिस्ट में कमजोर वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। चलत मुसाफिर मोहिलियो रे पिंजरे वाली मुनिया। क्या मोहन भैया, बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या लॉटरी लग गई है क्या? बस इतना समझ लो भैया, ये बात भी किसी लॉटरी से कम नहीं। ऐसा क्या है? हमने तो अपनी जिंदगी में किसानी, खेती और मजदूरी बहुत कर ली है। अब हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी वही करें, इसीलिए हम उन्हें अब पढ़ाना चाहते हैं। अरे भैया, कौन नहीं पढ़ाना चाहता अपने बच्चों को, और कहाँ ऐसी जगह जहाँ हमारे बच्चे भी मान सम्मान से पढ़ सकें। अब महर्षि यूनिवर्सिटी हमारे होनहार बच्चों के लिए छात्रवृत्ति समेत वो सारी सुविधाएं दे रही है जो हमारे लिए एक सपने जैसी ही तो थी। महर्षि यूनिवर्सिटी दे रही है हर वर्ग के बच्चों को सम्मान के साथ पढ़ने का मौका। आइए और जुड़िए महर्षि यूनिवर्सिटी से। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रतिभागी एक और बात डायरी में नोट करके रख लें कि भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अब खेलो इंडिया गेम्स जनवरी 2022 में हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान हरियाणा सरकार स्पोर्ट्स एक्सपो आयोजित करने की योजना बना रही है। यह संयुक्त रूप से युवा मामले मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जाएगा। 2021 के खेलो इंडिया गेम्स को कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया था। इसी के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में करने की घोषणा की जा चुकी है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में भोपाल से खेलों की मेजबानी करने की मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद ने अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की स्थापना के लिए 50 एकड़ भूमि के आवंटन को भी स्वीकृति प्रदान की। मध्य प्रदेश सरकार ने पहले चरण के लिए 176.59 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर के संचालन और रखरखाव पर 15.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दूसरे और तीसरे चरण के लिए अलग अलग फंड अलग से आवंटित किए जाएंगे। पहले चरण में भोपाल के नाथू बरखेड़ा गांव में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा।
दूसरे चरण और तीसरे चरण के दौरान एक क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के बारे में बात की जाए तो इसमें करीब 25 इवेंट आयोजित किए जाएंगे। इसमें योग, मलखंभ, थांग ता, कलारिया पट्टू और गतका जैसे 5 पारंपरिक खेल भी शामिल हैं। इस 5 जगहों पर आयोजित किया जाएगा इसे। वे अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, शाहबाद और दिल्ली हैं। इन खेलों में 8500 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। अब देश में खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने की जो एक कोपल टॉय क्लस्टर नामक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है उसकी बात। यह प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू होना है। इसके बारे में दावा है कि यह पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है देश का। इसे 400 एकड़ भूमि में स्थापित किया जाना है। इसमें खिलौना बनाना, उपकरण बनाना, पैकेजिंग का उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स विकसित करना, पेंट बनाना और अन्य सभी सामान शामिल हैं जिनका इस्तेमाल खिलौनों से होता है। इसके पूरा होने के बाद टॉय क्लस्टर में विशेष आर्थिक क्षेत्र में 100 छोटी और बड़ी निर्माण इकाइयां स्थापित हो जाएंगी। इस योजना के तहत क्लस्टर लॉन्च किए जाएंगे। इसका मकसद आयात पर निर्भरता को कम करना है। 2020 में भारत का खिलौना आयात $1.5 बिलियन था। इनमें से 90% चीन और ताइवान से थे। इस योजना का लक्ष्य देश में 35 टॉय क्लस्टर स्थापित करना है। इस क्लस्टर से 4000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। इससे 25,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इसमें महिलाओं की अधिक भागीदारी की उम्मीद है। इस क्लस्टर के विभिन्न प्रकार के खिलौनों का निर्माण इसमें होना है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, प्री स्कूल खिलौने, आउटडोर खिलौने, शिशु खिलौने, गुड़िया, शैक्षिक खिलौने आदि शामिल हैं। रिमोट से नियंत्रित कारों, इलेक्ट्रिक वाहनों और राइड ऑन खिलौनों के लिए काफ़ी बड़ा बाजार भी हमारे पास उपलब्ध है। भारत में 4000 से अधिक खिलौना निर्माण इकाइयाँ इस समय काम कर रही हैं। फरवरी 2021 में भारत सरकार ने 2300 करोड़ रुपए की लागत से 8 खिलौना निर्माण समूहों को मंजूरी दी। इनमें से 3 मध्य प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में और 2 राजस्थान में स्थापित किए जाने हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात, और बहुत महत्वपूर्ण खबर है। घटनाक्रम सामने आया है कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान में सत्तारूढ़ सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। कजाकिस्तान में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कजाकिस्तान के नागरिक ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का लगातार विरोध कर रहे हैं। लोगों का विरोध इतने बड़े पैमाने पर हो गया है कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति ने कमान संभाल ली है। उन्होंने विरोध को नियंत्रित करने के लिए एक सुरक्षा परिषद बनाई है। कजाकिस्तान ने अपने सैन्य सहयोगियों, खासकर रूस से मदद मांगी है। इसने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की मदद भी मांगी है। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और बेलारूस शामिल है। दरअसल लोगों का विरोध तब शुरू हुआ जब कजाकिस्तान की सत्तारूढ़ सरकार ने तरल पेट्रोलियम गैस के मूल्य नियंत्रण को हटा दिया। इसके बाद कीमतों में तेजी से 2 गुनी हो गई कीमतें। इससे पहले इसकी कम कीमत के कारण नागरिकों ने अपने वाहनों को ईंधन पर चलाने के लिए बदल दिया था। मूल्य नियंत्रण हटाए जाने के बाद अचानक मूल्य वृद्धि के कारण उनकी योजनाएं बिखर गईं। इससे वे नाराज हो गए और विरोध करने लगे। प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जान लेना चाहिए कि कजाकिस्तान एक तेल समृद्ध देश है। इसका मुख्य रूप से तेल के कारण भारी विदेशी निवेश है। इसकी स्वतंत्रता के बाद से, सोवियत संघ से विघटन के बाद एक मजबूत इसकी अर्थव्यवस्था रही है। हालांकि शासन के इसके निरंकुश रूप ने अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को बढ़ा दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक दरार अशांति पैदा करती है और अधिकारी अक्सर आंतरिक विरोध के कारण कार्रवाई करते हैं। ऐसी स्थितियां हमेशा तेल के मुद्दों के आसपास होती हैं। सत्ता पर कब्जा करने के लिए तेल का इस्तेमाल हथियार के रूप में करने की परंपरा देखी जा रही है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। इसके माध्यम से सफलतापूर्वक एक लक्ष्य को नष्ट किया। अक्टूबर 2021 के बाद उत्तर कोरिया द्वारा यह पहला लॉन्च था। उत्तर कोरिया के इस मिसाइल परीक्षण में हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग वॉर हेड रॉकेट बूस्टर से अलग हो गया और 700 किलोमीटर दूर एक लक्ष्य को नष्ट कर दिया। उत्तर कोरिया ने पहली बार सितंबर 2021 में एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। हाइपरसोनिक हथियार आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कम ऊंचाई पर लक्ष्य की ओर उड़ते हैं। इस तरह के हथियार ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक गति प्राप्त कर सकते हैं, जो लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि
हाइपरसोनिक हथियार की मुख्य विशेषता गति नहीं बल्कि उनकी गतिशीलता है। हाइपरसोनिक हथियार अगली पीढ़ी के हथियार हैं। दरअसल उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के नेतृत्व वाली कूटनीति 2019 से उत्तर कोरिया पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों पर विवादों के कारण ये ठप है। जो बाइडेन प्रशासन ने बिना किसी पूर्व शर्त के किसी भी समय परमाणु कूटनीति को फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। हालांकि उत्तर कोरिया का मानना है कि किसी भी बातचीत को फिर से शुरू करने से पहले अमेरिका को इसके खिलाफ लगे प्रतिबंध वापस लेने चाहिए। आज का बुलेटिन यहीं खत्म करते हैं। आप अपना ध्यान रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।